Hello students, so welcome back. This is the second part of the series of fluid mechanics which we have started on YouTube. एक important चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे वो ये है कि ये जो लेक्चर सीरीज़ जो अभी हम चला रहे हैं वो जूनियर इंजीनियर लेवल के सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए केटर करेगी। यानी अगर आप व्यापम एमपी के लिए भी अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जूनियर इंजीनियर के लिए सोच रहे हैं तो ये जो वीडियोस जो मैंने प्लेलिस्ट जो मैंने यहाँ पे चलाई है, यहाँ पे जो मैंने सेव की हैं वो सभी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत परफेक्ट हैं। ठीक है, तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एमपी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान जेई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस प्लेलिस्ट को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। सो मूविंग ऑन, आज का जो पार्ट है, आज की पार्ट की हम शुरुआत करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए इतना समझिए कि पहला पॉइंट आप लिखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक फ्लूइड्स। स्टैटिक फ्लूइड्स के लिए ये वैलिड होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। अगला पॉइंट लिखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन states that the pressure occurring at any depth y from the top surface, the pressure occurring at any depth y from the top surface is directly proportional to the depth, यानी इस पॉइंट पे आने वाला जो प्रेशर होता है वो प्रेशर जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। तो P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वाई। अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दिया तो जो प्रेशर इस सतह पे आ रहा है उस प्रेशर की वैल्यू होगी रो इंटू जी इंटू वाई, जहाँ पे रो का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी, जी का मतलब, रो और जी को हम लोग क्लब करके लिख सकते हैं यूनिट वेट, क्योंकि रो इंटू जी इज यूनिट वेट। इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था। तो P इज इक्वल टू गामा इंटू वाई। ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्टेट्स। वो ये भी स्टेट करता है कि उससे क्लोजली एक और लॉ आपको पता होना चाहिए, वो लॉ होता है पास्कल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो पास्कल्स लॉ जो होता है वो ये कहता है कि रुके हुए यानी स्टैटिक फ्लूइड की किसी भी सतह के ऊपर अगर कोई भी पार्टिकल है तो उस पार्टिकल पे लगने वाला जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर जो होगा वो बराबर होगा, और उस प्रेशर की जो वैल्यू होगी उसे हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर मुझे, तो ये हो गया हमारे पास इस पॉइंट पे आने वाला प्रेशर। अगर इस कंटेनर की ओवरऑल डेप्थ है कुछ h, तो यहाँ पे लगने वाला जो प्रेशर होगा दिस इज इक्वल टू गामा इंटू एच। अब आपसे पूछा क्या जाता है, सवाल पूछा ये जाता है कि अगर ये कंटेनर है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक कंटेनर है, मैंने अब इसको पूरा कंप्लीट बना दिया 3D फिगर, इसके जो चारों जो फेसेस हैं हमारे पास, एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा, है ना, ये हमारे पास 4 फेस हैं हमारे पास, 1 2 3 4। ये जो चारों फेसेस होंगे, इन चारों फेसेस पे लगने वाली जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स कितनी लग रही है इन चारों फेसेस पे। तो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये तो सबको पता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि इसकी कुछ विड्थ है b यहाँ पे, तो एरिया की वैल्यू तो मालूम चल गई, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच। ये जो पूरा एरिया है ये हो गया b इंटू एच, और जो प्रेशर होगा, प्रेशर तो वेरिएबल है, यहाँ 0 है, यहाँ पे गामा इंटू एच है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रेशर की वैल्यू लेके चलेंगे, 0 प्लस गामा इंटू एच डिवाइड बाई 2, यानी गामा एच बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू एच इज इक्वल टू गामा बी एच स्क्वायर बाई 2। दिस इज द फोर्स which is applied on any face which is in contact with the static fluid। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, अब ये फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, ये तो इतना तो मालूम है कि इस पूरे इसमें ये जो फोर्स होगी, ये फोर्स इसके प्रेशर का जो सेंट्रोइडल जो डायग्राम होगा ये इस वाले पॉइंट पे एक्ट करेगी जहाँ पे ये प्रेशर का सेंट्रोइड एक्ट कर रहा है। तो ये प्रेशर का जो सेंट्रोइड होगा, मैंने कहा कि इसका ओवरऑल हाइट जो है ये h है, तो दिस इज 2h/3, यानी ये यहाँ पे, यानी इसकी 2h/3 की डेप्थ पे एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे इसकी ओवरऑल फोर्स एक्ट कर रही होगी। ठीक है, मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया P डैश। क्या नाम दे दिया? P डैश।
तो P डैश जो पॉइंट है ये टॉप मोस्ट लेवल से 2h/3 की दूरी पे है, टॉप मोस्ट सरफेस से, और इस पॉइंट पे हम अज्यूम करेंगे कि पूरी की पूरी जो फोर्स होगी या टोटल जो प्रेशर होगा वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, इस सतह पे। मेरी बात समझ में आ गई है ना? तो अगर इतना समझ में आ गया तो अब इसी से हम लिंक करेंगे अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ वर्टिकली इमर्ज हेल्ड बॉडी इन अ स्टैटिक फ्लूइड। सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होता है, उसकी पोजीशन, उसके लिए समझना जरूरी है कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। इससे पहले वाले सवाल में मैंने ये जो P डैश पॉइंट बताया है ना, इसी को सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। यानी वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हम अज्यूम करते हैं कि हॉरिजॉन्टल जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी रिजल्टेंट जो होगा वो उस पॉइंट पे जाके एक्ट कर लेगा। उस इमेजिनरी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर। अब सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगने वाला जो, ये तो तुम लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो रोको, यहीं पे इसको लिख लो। अब हम लोग आ रहे हैं सेंटर ऑफ प्रेशर वाले पे, यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर इज नथिंग बट दिस इज अ पॉइंट ऑन विच द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर अज्यूम टू बी एक्टिंग, ठीक है। अब सेंटर ऑफ प्रेशर मान लेते हैं कि ये एक पानी की सतह है, ठीक है, और पानी की सतह से थीटा के इंक्लिनेशन पे एक रेक्टेंगुलर बॉडी को मैंने यहाँ पे रख दिया। ये बॉडी है, रेक्टेंगुलर है, मैं इसका एक यहाँ पे प्रोजेक्शन बना रहा हूँ। इस प्रकार से ऐसी एक बॉडी है हमारे पास, ये इसी का प्रोजेक्शन है। ये बॉडी ये है मेन बॉडी, इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है, ऐसा है। अब क्या है कि हमें मालूम है कि एक पॉइंट होगा सेंट्रॉइड। एक पॉइंट क्या होगा? सेंट्रॉइड, ठीक है। देयर आर 2 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज अ सेंट्रॉइड एंड द सेकेंड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर। अब ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में कभी कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रॉइड जो होता है ये वो पॉइंट होता है जिसपे इस पूरे एरिया को कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। इस पूरे एरिया को कॉन्सेंट्रेटेड जिस पॉइंट पे माना जा सकता है दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि सेंट्रॉइड इज एट, क्योंकि इसमें अज्यूम क्या करना है, इसके सेंटर पॉइंट पे होगा सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड जो होगा इसकी ये मान लेते हैं कि ऊपर से जो डेप्थ है ये बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे है, ये यहाँ पे है सेंटर पॉइंट। मैंने इसको यहाँ करके खोल के देख लिया, एक्चुअली में ये बॉडी ऐसी रखी हुई है थीटा इंक्लिनेशन पे। तो डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम द टॉप मोस्ट सरफेस इज इक्वल टू x बार, ठीक है। अब मुझे बताना है कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ प्रेशर विल ऑलवेज लाई बिलो द सेंट्रॉइड, ठीक है। और इसकी डेप्थ जो होती है इसको h बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? h बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आई कैन से दैट h बार इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू x बार। ये रिलेशन हमेशा याद रखना है। यानी सेंटर ऑफ प्रेशर या तो नीचे होगा सेंट्रॉइड के, या तो सेंट्रॉइड से कोइंसाइड करेगा, कभी सेंट्रॉइड के ऊपर नहीं जा सकता। ये बात हमको याद रखनी है। इसी बात को याद रखते हुए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, वो इन दोनों के बीच का फॉर्मूला है h बार और x बार का। h बार इज इक्वल टू x बार प्लस IgG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ax बार। ये फॉर्मूला होता है, आपको इसको नोट कर लेना है। h बार क्या है? डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द टॉप मोस्ट सरफेस। x बार क्या है? डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम द टॉप मोस्ट सरफेस। a क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। IgG क्या होगा? IgG होगा, अगर मान लेते हैं कि ये सेंट्रॉइड है तो इसके सेंट्रॉइडल एक्सिस को अगर मैं कहता हूं कुछ GG, तो IgG इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस। सेंट्रॉइडल एक्सिस जो है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये उसकी वैल्यू होती है IgG, ठीक है। और थीटा वो होता है जो कि इस सरफेस के साथ एक कितने इंक्लिनेशन पे वो बॉडी रखी हुई है, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे 2 रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। पहला रिजल्ट क्या देख सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, तो हम लोग ये कहेंगे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 हो गया तो आई कैन से दैट h बार इज इक्वल टू x बार। यानी सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो गए? कोइंसाइड हो गए।
एक दूसरे से। और अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है तो हम कहेंगे कि h बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी जी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स बार। यानी इस केस में 90 डिग्री वाले केस में जो x बार और h बार के बीच की जो दूरी होगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे O जो है ये O पॉइंट है सेंट्रॉइड और P डैश जो है ये P डैश पॉइंट है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो P डैश पॉइंट ये हो गया, O डैश पॉइंट ये हो गया सेंट्रॉइड हमारे पास जिस पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि कौन कितनी डेप्थ पे होगा। ये सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ बता दी, ये मैंने सेंट्रॉइड की डेप्थ बता दी, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि ये हॉरिजॉन्टल का केस था, ये वर्टिकल का केस था। हॉरिजॉन्टल मतलब जब बॉडी बिल्कुल सतह से पैरेलल रहेगी, और वर्टिकल मतलब जब बॉडी सतह से परपेंडिकुलर होगी। ये चीज़ भी मैंने बता दी। अब एक चीज़ और, इस सेंटर ऑफ प्रेशर वाले पॉइंट के ऊपर जो ओवरऑल हमारे पास फोर्स लग रही होगी उसे हम लोग कहते हैं टोटल प्रेशर। उस पर लगने वाली जो फोर्स होती है उसे हम लोग कहते हैं टोटल प्रेशर। क्या कहते हैं? टोटल प्रेशर, जो सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगती है फोर्स। और इसकी वैल्यू होती है गामा ए इंटू एक्स बार के बराबर। गामा ए इंटू एक्स बार के बराबर। गामा इज द यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बॉडी एंड एक्स बार इज द डेप्थ ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम द टॉप मोस्ट सर्फेस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या होती है और ये ऊपर से कितनी डेप्थ पे अकर कर रहा है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके मैं दो केस यहाँ लिखवाऊंगा। वो दोनों केसेस आपको नोट कर लेने हैं, क्योंकि वो जो दोनों केसेस हैं वो आपके लिए बाद में बहुत उपयोगी होने वाले हैं। पहला केस रेक्टेंगल का केस। जब भी किसी भी बॉडी के अंदर, फ्लूइड के अंदर एक रेक्टेंगल को हम इमर्स कर देते हैं, तब क्या होता है कि उसका सेंट्रॉइड जो होगा वो ये है O, और इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा ये होगा P। सेंट्रॉइड विल एक्ट एट अ डेप्थ ऑफ d/2। अगर इसकी ओवरऑल डेप्थ है बॉडी की कुछ d, तो सेंट्रॉइड जो होगा दैट विल एक्ट एट अ डेप्थ ऑफ d/2 एंड सेंटर ऑफ प्रेशर विल एक्ट एट अ डेप्थ ऑफ 2d/3। 2d/3 यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रॉइड एक्ट कर रहा है। ठीक है, अगले पे आप लोग मूव ऑन करते हैं। द सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज दिस, that there is another shape that is a rectangle, that is a triangle। एक isosceles triangle होता है, उसका जो सेंट्रॉइड होता है वो होता है d/3 की डेप्थ पे, और उसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, और ये d नहीं सॉरी h, अगर इसकी रेक्टेंगल की हाइट है कुछ h, तो दिस इज h/3 एंड दिस इज h/2। यानी ओवरऑल जो हाइट होती है हमारे पास दैट इज H। तो यहाँ पे एक्ट करेगा सेंट्रॉइड और यहाँ पे एक्ट करेगा हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कितनी डेप्थ पे सेंटर ऑफ प्रेशर, और इन दोनों केसेस में आता है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के केस में। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, तीसरा और आखिरी सवाल जिसके बारे में हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं। ये सवाल है आपका, तो समझने का प्रयास कीजिए। आर्किमिडीज नाम के एक महानुभाव थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज नाम के। उन्होंने यूरेका चिल्ला के कुछ चीज़ों के बारे में पता किया। अब यूरेका क्या होता है ये हमें नहीं पता, वो उनकी भाषा है, उन कुछ मंत्र फूके होंगे उनने। तो उन्होंने कुछ मंत्र बोले और उन्होंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी भी फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड के कंटेनर के अंदर हम किसी दूसरी बॉडी को डालते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वो बॉडी उसके अंदर गई तो फ्लूइड का जो लेवल है वो बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। यानी फ्लूइड का अगर लेवल बढ़ गया तो इसका मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी फ्लूइड के अंदर किसी भी बॉडी को डाला जाता है तो जितने वॉल्यूम की बॉडी अंदर जा रही है, जैसे मान लो कि 10 मीटर क्यूब या 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की एक बॉडी को मैंने इसके अंदर डाल दिया, सॉलिड बॉडी को, तो उसके अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब का ही बढ़ोतरी हो जाती है। यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। 10 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, ऐसा बताया आर्किमिडीज ने। तो आर्किमिडीज भाई साहब के कहने के अनुसार अगर एक पानी का कंटेनर है, जिस पानी के कंटेनर में मैंने कोई एक बॉडी, इरेगुलर बॉडी अगर मैंने प्लेस कर दी,
तो इस बॉडी की जो वॉल्यूम थी v, इस बॉडी की वॉल्यूम थी कुछ v, इसका वेट था कुछ w। तो इस बॉडी की जो वॉल्यूम v थी, ये जैसे ही इसके अंदर आया तो इस पानी की जो सतह है इसमें इंक्रीमेंट आया और इस पानी की वॉल्यूम जो है वो बढ़ गई। और वो कितनी बढ़ी? वो इतनी बढ़ी कि ये जो बॉडी जितनी हमने इंट्रोड्यूस करी है उतना ही वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना? ये होता है। तो दिस इज व्हाट आर्किमिडीज सेड। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हो गया। अब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अनुसार के सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए जब बाद में रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये बॉडी का तो वेट नीचे के डायरेक्शन में एक्ट कर ही रहा था, इसके अलावा इस बॉडी के ऊपर ये फ्लूइड भी एक फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहा था, जिस फोर्स को हम लोग जानते हैं बॉयंट फोर्स के नाम से। किस फोर्स के नाम से जानते हैं? बॉयंट फोर्स के नाम से जानते हैं। और जो बॉयंट फोर्स होती है, दिस इज नथिंग बट इट इज द वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड यानी मैंने बताया था कि जितना वॉल्यूम अंदर आया उतना वॉल्यूम बढ़ गया, यानी ये वॉल्यूम जो बेचारा पहले अंदर था वो अब ऊपर पहुंच गया, तो ये वॉल्यूम हो गया डिस्प्लेस। तो जितना वॉल्यूम इस बॉडी का होगा यही तो होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अगर मुझे यूनिट वेट ऑफ वाटर गिवन है मान लो गामा, और मुझे पता है कि गामा इज वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी मेरे पास नोन है यहाँ पे, तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना हो जाएगा? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज नथिंग बट गामा इंटू वी, यानी गामा ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी। तो बॉयंट फोर्स जो लग रही है दिस इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज इंट्रोड्यूस इन द फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, सो ये होता है बॉयंट फोर्स की बात। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो इस पूरी सॉलिड बॉडी के अंदर, सॉलिड बॉडी के, देखो इससे पहले मैंने सेंट्रॉइड की बात की थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात नहीं की थी, क्योंकि इससे पहले का जो केस था वो एक प्लेनर केस था, एक सरफेस था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे थिकनेस लगभग नेग्लिजिबल थी डायमेंशंस के तुलना में। ये एक सॉलिड बॉडी है। क्या है? सॉलिड बॉडी, जिसके तीनों डायमेंशन कंपेरेबल है, लेंथ, विड्थ और हाइट, है ना? तो इसमें क्या होगा, ये होगा 3 डायमेंशनल केस, वो होगा 2 डायमेंशनल केस जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था। अब 3 डायमेंशनल केस में इसकी बॉडी के अंदर 2 पॉइंट लाई करते हैं। एक पॉइंट होता है हमारे पास वो जिस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी एक्ट कर रही है, और एक पॉइंट होता है वो जहां पे इसका ओवरऑल वेट एक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे ओवरऑल वेट एक्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जिस पॉइंट पे इसकी बॉयंट फोर्स एक्ट कर रही होती है ओवरऑल, उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो बॉडी स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अब इन स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग बॉडी, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पार्ट, दिस इज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस पार्ट। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। और लाइक, शेयर और वो छोटी सी लाल बटन जो नीचे है ना सब्सक्राइब वाली, उसको धीरे से दबा दो। बस मैं आपको मिलूंगा अगले पार्ट में। थैंक यू।